हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन के बारे में, विश्व कृषि प्रदेशों के बारे में। और ये जो टॉपिक है आपका विश्व कृषि प्रदेश, ये आपका टॉपिक न केवल यूजीसी नेट का टॉपिक है, बल्कि आपका पीजीटी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, यानी कोई भी आप भूगोल का एग्जाम देंगे, यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं, ये वहाँ पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चाहे हम लोग बात करें यूपीएचईएससी के एग्जाम की, या जो आपका यूजीसी नेट जून 2023 का आपका एग्जाम होने वाला है उसकी बात करें, या फिर आप आरपीएससी की बात करेंगे। आरपीएससी में भी देखिए आपका कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म आने वाला है। कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आने वाला है। इसका भी सिलेबस क्या है, यूपीएचईएससी या यूजीसी नेट के सिलेबस से ही आपका वैरी करता है। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें जो जनरल पेपर भी होते हैं, राजस्थान स्पेशल भी इसमें पूछे जाते हैं। और इसके अलावा देखिए जो आप लोगों का ऐप है, जो आप लोगों के लिए आसानी के लिए ही वो बनवाया गया है, जीएस बाय दिवाकर, जीएस बाय दिवाकर सर, ठीक है। इस नाम से आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो दो आपको मिल जाएगा। एक आपका ऑनलाइन जीएस के नाम से मिलेगा, तो उसको डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड आपको इसी को करना है, और इस पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक आपका, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ों की बात करेंगे, और इस टॉपिक से जितना आज आपको कराया जाएगा, 1 से 2 प्रश्न आपके हर परीक्षाओं में यहाँ से क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ऐप का दे दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको जानकारी हो तो आपके लिए ये यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग का जो बैच आपका स्टार्ट किया गया है जून 2023 के लिए, और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज भी है। यूजीसी नेट के 3 टाइप के टेस्ट हैं। एक आपका पेपर 1 का है, ठीक, एक आपका जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, 1 और 2। और ये 1 और 2 कैसा है, ये ऑनलाइन टेस्ट है, जैसे आप परीक्षाओं में देते हैं यूजीसी नेट का, सेम वैसे चलेगा। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, आपका अलग से एक ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो आप यदि केवल ज्योग्राफी का लेना चाह रहे हैं, पीडीएफ के थ्रू इसमें टेस्ट है, तो ज्योग्राफी का ले सकते हैं। पेपर 1 का करना चाह रहे हैं, पेपर 1 कर लीजिए। दोनों का कॉम्बो पैक है, और ये टोटल वैलिडिटी कितनी है इनकी, 1 साल की, यानी 1 साल तक आप चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा ऐप ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। देखिए ऐप पे आपको जो फ्री कंटेंट है वो कहाँ से मिलेंगी। जनरली आप मान लीजिए कि टेस्ट सीरीज को ओपन किए, ठीक, तो टेस्ट सीरीज में एक तरफ लिखा रहता है क्या, बाई नाउ। तो आपको ऐसा नहीं कि बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत पैसा देना पड़ेगा। बाई नाउ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है उस पे आइए, तो फ्री कंटेंट को देखिए। कम से कम आप कोई भी टेस्ट सीरीज किसी से भी लीजिए, कहीं भी लीजिए, कम से कम फ्री कंटेंट उसमें आप देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। यदि आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, तभी आप उसको परचेज करिए। ठीक, तो यहाँ पे यदि आपका परचेज हो जाएगा, सबसे ऊपर आपको परचेज कोर्स दिखाएगा। फिर आपका जो है, यहाँ देखिए लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी, रिकॉर्डेड क्लास, और ऑल कोर्सेज जो यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपको होम है, स्टोर है, चैट भी, प्रोफाइल, ठीक। तो यहाँ अपनी की चैट यदि यहाँ पे आप हमसे करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी मिल जाएगा। आप कहीं कुछ लिखे हैं क्वेश्चन, तो फोटो खींच के भी भेज देंगे तो भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए जो फ्री कंटेंट है, तो इसको रिकॉर्डेड क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे, और ये स्टडी मटेरियल, इसमें पीडीएफ हमने डाल रखे हैं, एनसीईआरटी का टोटल लेक्चर भी है। तो रिकॉर्डेड वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इसमें देखिए बेबर का है, कोपिन का, ये टोटल आपका क्या है, डेमो लेक्चर टाइप का है, कि आप इसको देखिए। यदि आपको लगे कि हाँ आपके लिए यहाँ पे यूजफुल मटेरियल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको जो कराया जाता है वो टॉपिक वाइज कराया जाता है, जितना सिलेबस आपका दिया रहेगा। और ये बैचेज है टोटल, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज हो गया, ये यूजीसी नेट का बैच है, ठीक है। ये यूपीपी का है, यूपी टेट, सुपर टेट की भी टेस्ट सीरीज है। टीजीटी सोशल साइंस का, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और आपका
इकोनॉमिक्स, सब इसमें है टीजीटी में। इसके अलावा देखिए केवीएस का यहाँ पे है, और नेट जेआरएफ का जो ऑनलाइन टेस्ट हमने बात किया, कॉम्बो पैक का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपके लिए ही है, और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज और फुल बैच भी है। और बैच में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो ओवरव्यू कंटेंट आपका यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने अभी तक जो 162 वीडियो, यहाँ पे 133 पीडीएफ फाइल हो गई है, 19 फ्री कंटेंट है। फर्स्ट पेपर में भी देखिए यहाँ पे पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे है, जो यूपीएचसीएससी कंप्लीट कोर्स की ये पूरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। लाइव क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट है, वीडियो है, फोल्डर जो दिया गया है। तो ये क्योंकि मेरे लिए स्पेशली था, तो यानी कि जो एडमिन है वो बनाएगा। तो आगे देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इमेज में भी जो एक कंटेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और ये है आपका विश्व के कृषि प्रदेश। ठीक, अब हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पे, और यही आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। विश्व के कृषि प्रदेशों की बात करें तो जो शुरुआत में एग्रीकल्चर रीजन की बात हुई थी, तो इसको वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया था, हटिंगटन भी है, जोनासन भी है, और इसके अलावा सबसे जो प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है ये किसका है, व्हिटलसी का है। किसका वर्गीकरण है, वो व्हिटलसी का वर्गीकरण है, जो काफी प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा इनका ही ये वर्गीकरण माना जाता है। 13 भागों में इन्होंने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो जो कृषि प्रदेश होता है वो क्या होता है, कृषि प्रदेश एक प्रकार से आपका फॉर्मल रीजन के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया परीक्षाओं में। फॉर्मल रीजन यानी कि समरूप प्रदेश। समरूप प्रदेश का मतलब ये होता है कि किसी न किसी चीज को लेके वहां पे उस प्रदेश में क्या होती है, समानताएं पाई जाती हैं, या इसके अलावा एक ही प्रदेश को नहीं बल्कि उसमें अन्य विषयों को लेके भी समानताएं पाई जाएंगी, तो मल्टीपल रीजन भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कृषि प्रदेश या समरूप प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। तो एग्रीकल्चर रीजन जो है ये आपका फॉर्मल रीजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हटिंगटन की हम लोग बात कर लें तो हटिंगटन महोदय ने क्या किया था, वर्गीकरण किया है कृषि प्रदेशों का टोटल। और कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने कई बातें भी मेंशन की है यहाँ पे। उन्होंने बेसिकली जो वर्गीकरण किया था वो किस पे किया था, वो इनका था प्राकृतिक पर्यावरण में, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में किसको इन्होंने आधार बनाया, जलवायु को। किस चीज का आधार बनाया था, जलवायु को इन्होंने विशेष रूप से आधार बनाया था, और इसी के आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया था। और टोटल इन्होंने 4 एग्रीकल्चर रिल्म के बारे में बात कही, ठीक। तो 4 एग्रीकल्चर रिल्म कौन कौन से, यानी कृषि मंडल कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 इसमें था कृषि के लिए सर्वथा जो अनुपयुक्त क्षेत्र होता है, चारों को देख लीजिए। नंबर 1 जो एग्रीकल्चर के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है, या अनुप्रयुक्त कह सकते हैं आप, ठीक। इसमें क्या होता है, जो टुंड्रा वाले एरिया हो गए, मरुस्थलीय एरिया हो गई, वो इसमें शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पे रिल में इन्होंने जो बनाया कि कृषि के लिए जो अनुपलब्ध क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के लिए अनुपलब्ध, एक आपका अनुपयुक्त होता है, एक आपका अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध में मतलब कि ये आपका कृषि योग्य है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती। तो जैसे आपका टाइगा वन हो गया, भूमध्य रेखीय वर्षा वन हो गया, इक्वेटोरियल बेल्ट, तो ये आपका अनुपलब्ध में आ जाएगा। 3 नंबर पे जो आपका आता है, 3 नंबर में अनिश्चित कृषि वाले क्षेत्रों को हम लोग शामिल करते हैं। 3 नंबर में क्या है, अनिश्चित कृषि वाले क्षेत्र। तो अनिश्चित कृषि वाले क्षेत्रों में आपका जैसे शुष्क प्रदेश हो गया, मानसूनी प्रदेश हो गया, या शीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश हो गए, ये सभी आपका अनिश्चित कृषि प्रदेशों में आते हैं। और 4 नंबर पे जो आपका एग्रीकल्चर रिल में आता है, ये कृषि के लिए अनुकूल जो दशाएं हैं, अनुकूल क्षेत्र, ठीक। तो अनुकूल क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि जैसे आपका यूरोपीय जलवायु वाला एरिया हो गया, अमेरिकी महाद्वीपीय जलवायु वाला एरिया हो गया, पूर्वी तटीय एरिया हो गया, भूमध्य रेखीय नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय वाला किस में आएगा, अनुकूल क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे क्या होती कृषि हम लोग आसानी से कर ले जाएं। तो हटिंगटन ने पहली बार कोशिश किया था, और इन्होंने जो वर्गीकरण दिया ये जलवायु के आधार पर दिया था। 4 कृषि परिमंडल बताए थे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है जोनासन का वर्गीकरण। किसका है, जोनासन का जो वर्गीकरण था, तो जोनासन ने क्या किया था, इन्होंने
इन्होंने भी प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पे वर्गीकरण किया था और टोटल इन्होंने 5 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 5 प्रकारों में डिवाइड किया है जोनासन ने। और जोनासन का जो वर्गीकरण है, और यही देखिए कई बार पूछा गया आपसे परीक्षाओं में कि जीवन प्रदेश और मृत प्रदेश, किसने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण जीवन प्रदेश और मृत प्रदेश के रूप में किया है। तो ये आपके हैं कौन है, जोनासन महोदय हैं। कहीं कहीं आपको क्या लिखिएगा, जॉनसन भी लिखा रहेगा, तो आप जॉनसन भी कर सकते हैं। जोनासन भी है तो जोनासन भी राइट है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 3 जीवन प्रदेश और 2 मृत प्रदेशों की बात कही थी। एक आपका देखिए जो मृत प्रदेश है ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल डेथ जोन हो गया, यानी कि ये आपका उष्ण या उपोष्ण, उष्ण या उपोष्ण, ये आपका मृत्यु प्रदेश। इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका जो डेजर्ट एरिया है वो भी शामिल करते हैं। ठीक, उसके अलावा जैसे पोलर जो डेथ जोन है यानी ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश इसे कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, ध्रुवीय मृत्यु प्रदेश। ठीक, और इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है, ये तो हो गए 2 जीव मृत्यु प्रदेश। और जो जीवन प्रदेश है, जीवन प्रदेश में आपका उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश यानी ट्रॉपिकल लाइफ जोन है, उपोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश यानी सब ट्रॉपिकल लाइफ जोन, या इसे भूमध्य सागरीय जीवन प्रदेश भी कहते हैं, या भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश यानी टेम्परेट लाइफ जोन, ये 3 टाइप हो गए। ठीक, और जोनासन ने क्या किया, जो ये तीनों जीवन प्रदेश थे, ठीक, जीवन प्रदेश इसलिए इन्होंने कहा बेसिकली कि यहाँ पे कृषि की जा सकती है, यानी कि ये तीनों क्या है, बृहद कृषि प्रदेश है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रीजन है। ठीक है, जैसे भूमध्य सागरों में क्या होता है, यहाँ पे फल उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय ये वाला एरिया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये छोटे दाने वाली जो फसलें हैं उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और जो आपका उष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश है, ये लगभग सभी फसलों का यहाँ पे काफी बड़े स्तर पे एग्रीकल्चर होती है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि जहाँ पे हम लोग कृषि कर लें, यानी जीवन प्रदेश इन्होंने किस लिए कहा कि खेती करेंगे आप तो खेती से आपको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। अनाज क्या है, इससे आप जीवन चलाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ये जीवन वाले प्रदेश हैं, यानी कि यहाँ पे लोगों का निवास बड़े स्तर पे होता है। इसके अलावा जो मृत प्रदेश में इन्होंने इसलिए मृत प्रदेश कहा इसको, क्योंकि ये जैसे आपका डेजर्ट एरिया हो गया, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो पोलर डेथ जोन है, यहाँ पे भी क्या होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता है, लोगों की संख्या भी यहाँ पे कम होती है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि इसको पोलर डेथ जोन, या इसको इन्होंने मृत प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया। तो 3 आपके जीवन प्रदेश हो गए, 2 आपके मृत प्रदेश यानी कि डेथ जोन हो गए। ठीक है, तो ये जोनासन का वर्गीकरण हो गया, हंटिंगटन का वर्गीकरण हो गया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर सबने किया था, लेकिन विटलसी ने क्या कहा कि विटलसी ने मानव की आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकरण किया, यानी कि जो कृषि विशेषताएं हैं उसके आधार पर बेसिकली इन्होंने वर्गीकरण किया था। विटलसी का जो वर्गीकरण है, विटलसी महोदय ने क्या किया था, इन्होंने कृषि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया और इन्होंने 5 आधारों को दिया था, और यही 5 आधार आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चाहे आप आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की बात करिए या यूपीएचईएससी में आपने 50 वाला दिया होगा यदि, तो इसमें भी एक प्रश्न आपका इसी से था। ठीक, इसके अलावा यूपी पीजीटी में भी प्रश्न पूछा गया है, जीआईसी में प्रश्न पूछा गया, ग्रेड 1 में भी प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे डायरेक्ट आपका दे दिया है कि किसने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। तो सर्वप्रथम तो प्रयास जो है हंटिंगटन और जोनासन ने भी किया था, लेकिन जो विस्तृत वर्गीकरण जो है किया था वो 1936 में विटलसी ने ही किया था। तो पहला वर्गीकरण विशेष रूप से इनको ही दिया जाता है, यानी कि इन्हीं को इसका श्रेय जाता है सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का। ठीक है, इनके आधार तत्वों को यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपसे पूछा ही जाएगा। जिसमें नंबर 1 पे इन्होंने रखा था कृषि फसलों और पशुओं का साहचर्य। ठीक, पहला इन्होंने ये माना कि जो कृषि फसल है और पशुओं का संयोजन है, इन दोनों को पहले पे रखा आधार तत्वों में। इसके अलावा इन्होंने कृषि के उत्पादन की जो विधियां होती हैं उसको इसमें शामिल किया, और कृषि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के विनियोग की भी बात कही। कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप की भी बात इन्होंने कही, और कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्रों,
उपकरणों और आवाज संबंधी दशाओं की भी बात कही। तो इसमें देखिए समझाने का कुछ विशेष है नहीं। तो कृषि में पूंजी हो गया, श्रम हो गया, संगठन हो गया, इनके विनियोग का, यानी कि जो आपका कैपिटल आप लगा रहे हैं वहाँ पे लेबर कर रहे हैं, ठीक। जो आपका जैसे कोल खोज कृषि के जो प्रकार हैं, तो सामूहिक कृषि होती है और सहकारी कृषि होती है, तो ये कृषि के संगठन है। तो इस आधार पे भी इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। तो पांचों आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक। यदि इन पांचों को आप याद रखेंगे तो आसानी से एक दो प्रश्न आपकी जो परीक्षाओं में, जैसे जीडीसी का आपने दिया होगा पेपर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, या आप छत्तीसगढ़ का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसको दिया होगा, तो वहां पे भी आपका एक प्रश्न तो विश्व कृषि प्रदेशों से रहेगा ही, क्योंकि ये वाला क्या है, ये पार्ट वन है, ठीक। इसके बाद हम लोग पार्ट टू देखेंगे। तो पार्ट वन में केवल जनरल इंट्रोडक्शन और इनके कृषि प्रदेशों की बात हम लोग कर लेते हैं, और पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे, इनका एक एक का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कि जैसे चलवासी 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने डिवाइड किया, किसने, विटलसी ने। तो इसमें नंबर एक है आपका नोमैडिक हार्डिंग रीजन, यानी कि चलवासी पशुचारण प्रदेश। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि चलवासी पशुचारण प्रदेश में कौन कौन से जनजातियां आती हैं, ठीक। जो चलवासी पशुचारण में है, जैसे अरब की बद्दू हो गई, तो ये सभी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा इनका जो रीजन है, किन प्रदेशों में चलवासी पशुचारण पाए जाते हैं, तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में होगा, क्योंकि 13 पार्टों का यहाँ पे डिवाइड करना बहुत बड़ा आपका यहाँ पे वीडियो हो जाएगा। तो इन 13 कृषि प्रदेशों के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया, नंबर एक क्या था, चलवासी पशुचारण प्रदेश। तो चलवासी पशुचारण प्रदेश ये आपका नोमैडिक हार्डिंग रीजन है। दूसरा आपका इन्होंने डिवाइड किया व्यापारिक पशुपालन में, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, व्यापारिक पशुपालन, यानी कि कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग रीजन। व्यापारिक पशुपालन में जैसे आपका दुग्ध उद्योग हो गए, ठीक, मांस उद्योग हो गए, तो ये सभी आपका इसमें कमर्शियल लाइव स्टॉक में आते हैं, ठीक। जैसे आपका यूएसए की बात करें हम लोग, रैंचेज का नाम आपने सुना होगा। ये आपका जो कृषि फर्म होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे पशुपालन किया जाता है और ये चारागाहों के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे रैंचेज बोलते हैं, ठीक है। और व्यापारिक पशुपालन में क्या होता है, श्रम की भी कम लागत लगती है यहाँ पे, क्योंकि जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, यूएसए की बात करें हम लोग, या फिर आपका न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, तो अर्जेंटीना वगैरह में जो पंपास हैं, इनमें क्या करता है कि बेड़ा बना बना के अलग अलग, जैसे बहुत बड़े बड़े फर्म होते हैं, तो बड़े बड़े फर्म के बेड़े में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, पशुओं को छोड़ दिया जाता है, भाई ये यहाँ पे अपना सब चारागाह में ये घूमते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं गेट पे, और ये कुत्ते उनको जो है ट्रेंड किया जाता है, और ये क्या करते हैं, इसमें मनुष्य की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं, कुत्ते ही यहाँ पे इनकी देखभाल करते हैं। और उसके बाद जब इनके दूध निकालना हुआ या मांस, सारी चीज़ें, तो ये सब मशीनों से भी होता है, मनुष्य भी करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं व्यापारिक पशुपालन में। इसके अलावा जो स्थानांतरणशील कृषि होती है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो वर्गीकरण इन्होंने किया, आगे हम मैप में भी आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में होता है। तो तीसरा जो वर्गीकरण है, ये स्थानांतरणशील कृषि का है। तो स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक। और इस पे आपका प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लेगा कि कैंगिन, जो यहाँ पे कैंगिन जो है, ये कहाँ की स्थानांतरणशील कृषि है, तो ये आपका कहाँ की है, फिलीपींस की है। जैसे आपका लदांग होता है, ठीक है, कौन सा है, लदांग, ये इंडोनेशिया मलेशिया की है। चिन्ना आपकी है, ये श्रीलंका की है। भारत के संदर्भ में बात करें तो झूम कृषि आपका पूर्वोत्तर की है। बेबर डहिया, बेबर डहिया जो ये आपका कहाँ की है, ये आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की, जो झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। तो ढेर सारी एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, जो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग कह सकते हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता ये है कि जो जनजातियां हैं, ये क्या करती हैं, वनों में रहती हैं, ठीक।
तो हम सभी जनजातियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनजातियां हैं या मैक्सिमम जनजातियों की हम लोग बात करें तो वनों में जो रहती हैं तो क्या करती हैं कि वहाँ पे आपका जो पेड़ों को काट के उपजाऊ कृषि करती हैं। तो मान लीजिए 5 साल तक की, 5 साल के बाद क्या होगा, ये अनउपजाऊ हो जाएगा। जब यहाँ पे पैदावार नहीं होगी तो इसको छोड़ के दूसरी जगह जंगलों को साफ करेंगे, वहाँ के एग्रीकल्चर करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जब यहाँ पे आ जाएंगे 5 साल के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, तो इसी को क्या किया गया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया। जो शिफ्ट किया इसी को बोला गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। 4 नंबर पे आ जाएगी प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, यानी जो रूडिमेंट्री सेडिमेंट्री टिलेज रीजन है, तो ये प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेशों की बात कर रहा है। चौथे 4 नंबर पे ये डिवाइड किया। 5वें नंबर पे इन्होंने चावल प्रधान गहन कृषि प्रदेशों को डिवाइड किया, जिसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया वगैरह है, ठीक है। चावल विहीन कृषि प्रदेशों को 6 नंबर पे रखा। और 7वें पे आपका व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश यानी कि कमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। और 8 नंबर पे इन्होंने मेडिटेरेनियन रीजन को रखा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों को रखा। और 9 नंबर पे व्यापारिक अन्न उत्पादक को रखा, ठीक है। 9 नंबर पे व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश यानी कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग जो है वो 9 नंबर पे रखा, किसने, विटलसी ने। 10 नंबर पे इन्होंने जो रखा, 10 नंबर पे इन्होंने क्या रखा, व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, ठीक। व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश यानी कमर्शियल लाइव स्टॉक है, क्रॉप फार्मिंग रीजन। इसके अलावा निर्वाहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेशों के बारे में डिवाइड किया। और 12 नंबर है व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि प्रदेश। और 13 नंबर है आपका यहाँ पे जो दिया गया है, ये है विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो ये टोटल 13 रीजन है वर्ल्ड की, ठीक। और इन्हीं के आधार पे बिटलसी ने पूरे विश्व का वर्गीकरण किया। अब देखिए बिटलसी का जो वर्गीकरण है इसमें कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचनाएं कौन सी हैं ये समझ लीजिए यहाँ पे। ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन 13 जो डिवीजन है इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो आपका देखिए विश्व कृषि प्रदेश से 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाएंगे, वो पूरा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आलोचना में देखिए पहली बात तो ये कि जो इन्होंने आधार बनाया वो इनका अपना मत था, यानी कि ये व्यक्तिनिष्ठ वर्गीकरण इनका था, यानी सब्जेक्टिव वर्गीकरण था। कैसा था, सब्जेक्टिव वर्गीकरण था। इसमें विश्लेषणात्मक वर्गीकरण यानी ऑब्जेक्टिव जो एनालिसिस थी, यानी वस्तुनिष्ठ विश्लेषणात्मक का यहाँ पे अभाव पाया गया, क्योंकि वो क्या होती है, वो आपका जो सब्जेक्टिव बेस पे इनका वर्गीकरण था, जबकि होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव बेस पे। ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है कि यहाँ पे जो सांख्यिकीय आंकड़े होते हैं, ठीक, जो स्टेटिस्टिकल डेटा होते हैं उसकी भी जरूरत पड़ती है। इस आधार पे पहले इनकी आलोचना की गई। दूसरी आलोचना, इन्होंने जो कृषि प्रदेशों को वर्गीकरण के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादन विधि पर क्या किया था, ज्यादा बल दिया था। लेकिन जो कृषि संगठन व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यवस्था है उसकी इन्होंने उपेक्षा किया था। जबकि ये एक प्रमुख कृषि विशेषता है, जो कृषिगत विशेषताओं में कृषि संगठन की व्यवस्था भी कृषिगत विशेषताओं में प्रमुख विशेषता। इसके अलावा विटलसी ने जो कृषि प्रदेश या बृहद कृषि प्रदेश जो इन्होंने डिवाइड किया, वो केवल कुछ स्थूल लक्षणों को ही प्रकट करते हैं, ना कि सभी लक्षणों को, ठीक। तो तीसरे आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इनका आलोचना किया गया स्थूल लक्षणों के आधार पर। तो ये क्या करते हैं, पूरा यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि कुछ का ही यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी यदि विश्व स्तर पर हम लोग बात करें तो विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों के निर्धारण में जो विटलसी का कार्य था ये क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण भी था और सर्वमान्य भी है। विटलसी का जो कृषि प्रदेश था ये आर्थिक विकास से संबंध रखता था, क्योंकि जो आर्थिक विकास प्रक्रिया है इसमें क्या है कि कृषि भी एक प्रकारों के अंतर्गत इसमें हम लोग उसको शामिल करते हैं। तो टोटल जो कृषि प्रदेश है बृहद कृषि प्रदेशों को और मध्यम लघु कृषि प्रदेशों में इन्होंने डिवाइड किया। इसके बाद जो लेखक और आते हैं या जो और विद्वान आते हैं तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, बहुत मामूली संशोधन के आधार पे इसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है।
तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये आपका पार्ट 1। ठीक, तो 2 से 3 प्रश्न आपका यहाँ से हर बार पूछा गया है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर की जो हम लोग बात करेंगे, तो इस कृषि की क्या विशेषताएं हैं उसकी भी बात कर लेंगे। साथ ही साथ इसके क्लाइमेट का भी यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, क्योंकि क्लाइमेट का इंट्रोडक्शन देने, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है, फल उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। अंगूर की खेती देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोम्पेन जो आती है वो यहाँ की ही शराब है। ठीक, इसी रीजन में पैदा होती है। तो ये कैसे बनती है, तो सारी जो ये डिपेंड होता है किस पे होता है, ये आपका क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है, टोटल क्लाइमेट पे। ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी रहेंगी उसी पे ये पूरा डिपेंड करेगा। तो टोटल हम लोगों ने इसमें एग्रीकल्चर रीजन को भी कंप्लीट किया, जोनासन का भी मॉडल देखा, विटलसी का भी मॉडल यहाँ पे देखा हम लोगों ने। ठीक, तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो एग्रीकल्चर रीजन है हंटिंगटन का। ठीक, कृषि प्रदेशों को समरूप प्रदेश कहा जाता है। तो ये 4 रीजन में इन्होंने डिवाइड किया, इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा जोनासन का वर्गीकरण याद कर लीजिए, 3 जीवन प्रदेश और 2 मृत्यु प्रदेश। मृत्यु प्रदेश को याद करना बहुत आसान है। डेजर्ट जो रीजन हो गए, मरुस्थलीय प्रदेश होंगे वो आ गए। पोलर वाला वो भी आपका मृत्यु में, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर होती नहीं, लोग रहते ही कम है। ठीक है, नाम मात्र के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे डेथ रीजन के नाम से जोनासन ने यूज किया। और जो जीवन प्रदेश है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होती है, लोगों की पर्याप्त मात्रा भी यहाँ पे निवास करती है, इसलिए इन्होंने इसको जीवन प्रदेश कहा, क्योंकि ये जीवन दायनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है हम लोग यहीं तक इसको करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप मानचित्र को भी देख लीजिए। कृषि प्रदूषण देखिए, जलवासी पशुचारण की हम लोग बात करें तो ये आपका पॉइंट वाइज जो दिया गया है, तो जलवासी पशुचारण यहाँ पे देखिए यार आप बात दो, तो ये सारा जो रीजन दिया गया है ये आपका क्या है, जलवासी पशुचारण का। जो उच्च प्रदेश हो गए ये सभी क्या है, जलवा जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हो गए ये सभी आपका जलवासी पशुचारण में आते हैं। व्यापारिक में देखिए, व्यापारिक में आपका ये वाले रीजन आ गए। इधर देखिए आपका दक्षिणी ब्राजील हो गया, यूएसए वाला रीजन हो गया, और यहाँ पे आपका ये सभी क्या है, ये व्यापारिक पशुपालन में आ गए। स्थानांतरणशील कृषि में, तो यहाँ पे देखिए ब्राजील में स्थानांतरणशील कृषि होती है। ब्राजील, वेनेजुएला, यहाँ पे ब्राजील में रोका कहते हैं। ठीक, वेनेजुएला में कोनको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। और इंडिया में भी अपने यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, पश्चिमी घाटों में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है इसे कुमारी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए वियतनाम में, फिलीपींस में, लाओस में, तो हर जगह यहाँ पे आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देख रहे हैं आप। इसके अलावा चावल प्रधान, ये प्रारंभिक स्थायी कृषि जो दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए चिली वाला जो पार्ट है ये प्रारंभिक स्थायी कृषि यहाँ पे भी आपका दिखाया गया है। इसके अलावा चावल प्रधान जो गहन कृषि होती है, तो चावल प्रधान जो गहन कृषि होती है आपका देखिए थाईलैंड में भी होती है, लाओस वियतनाम में भी होती है, इंडोनेशिया मलेशिया में भी होती है। चावल विहीन गहन कृषि, तो चावल विहीन जो गहन कृषि है ये देखिए आपका यहाँ पे होता है, ये आपका चावल विहीन गहन कृषि का है। ये अपना इंडिया का देखिए राजस्थान वाला, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट हो गया है। इधर आप देखिए यहाँ पे, तो ये सभी क्या है, ये रीजन जो है चावल विहीन गहन कृषि के हैं। और व्यापारिक बागानी कृषि की हम लोग बात करें, तो व्यापारिक जो बागानी कृषि यहाँ पे आप देखिए, तो जो यहाँ पे आपका दिया गया संकेत यही आपका व्यापारिक बागानी कृषि को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय कृषि, तो यहाँ पे देखिए भूमध्य सागरीय है, कैलिफोर्निया में है, यहाँ पे चिली में है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य सागरीय कृषि होती है, यहाँ पे देखिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और इसके अलावा व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि जो है, ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पे देखिए व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि यहाँ पे हो रही है। और आपका यहाँ पे पशुपालन वाला जो कृषि है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सब आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा।
कृषि रहित जो प्रदेश हो गए हैं, देखिए आपका ये वाला रीजन एग्रीकल्चर रीजन नहीं है, कृषि रहित प्रदेश है। तो टोटल ये वर्गीकरण किया गया। विशिष्ट बागानी वाले जो प्रदेश हैं, तो विशिष्ट बागानी वाला देखिए यहाँ पे आपका हो गया, जो डीप दिखाया गया है ये विशिष्ट बागानी वाले रीजन हो गए, यहाँ पे विशिष्ट बागानी प्रदेश है। तो ये मैप में भी दिया गया, मैप में भी आप देख लीजिए। इसके अलावा जब हम लोग 13 का डिवीजन करेंगे, 13 कृषि प्रदेशों का, तो सभी में अलग अलग मैप आपको मिल जाएगा। जलवासी पशुचारण में भी, भूमध्य सागरीय कृषि में भी। तो इससे क्या होगा कि आपको मैप से ही समझने में आसानी हो जाएगी, मैप से ही आप सारा कुछ समझ जाएंगे कहाँ पे किस प्रदेश में कैसा क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।